आज का हमारा विषय है विकास का परिप्रेक्ष्य। विकास का परिप्रेक्ष्य से मतलब है विकास पर किन सिद्धांतों ने क्या क्या कहा और उनके विकास के दृष्टिकोण क्या है। विकास के सिद्धांत का विस्तार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है। विकास एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने के लिए एक परियोजना बन गया। इसे सबसे गरीब तबके के जीवन यापन की स्थितियों में सुधार के रूप में देखा गया। समय के साथ विकास के मायने बदल गए हैं। प्रारंभ में इसका अर्थ उन्नत औद्योगिक देशों के समक्ष होना था। बाद में आर्थिक विकास और पूंजी का संचयीकरण विकास का मुख्य अर्थ बन गया। 1990 में फिर मानव कल्याण पर अधिक जोर दिया जाने लगा। इसके बाद सामाजिक विकास की अवधारणा ने संपूर्ण रूप से समाज के विकास पर जोर दिया, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं। विकास के 3 युग रहे हैं। पहला है 16वीं शताब्दी के आसपास राइज ऑफ मैन से लेकर यूरोप में आधुनिक राज्य के उदय तक। इस अवधि में कृषि, शहरों और सभ्यताओं की क्रमागत उन्नति देखी गई। दूसरा है यूरोप का उदय और उत्तरी अमेरिका। इस अवधि में बाजार व्यवस्था, पूंजीवादी संस्थानों और उपनिवेशवाद का उदय हुआ। थर्ड है 1970 से लेकर वैश्विक विकास युग, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसकी परिणति से राष्ट्र संघ के गठन की एक ऐतिहासिक घटना थी। विकास का अर्थ केवल सामाजिक सुधार ही नहीं है, बल्कि शक्ति और सम्मान की समानता को बहाल करने के लिए उन्नत देशों के साथ कदम मिलाना भी है। विकास का सिद्धांत एक सीमित धारणा है। इसे परिप्रेक्ष्य या विश्लेषण कहना अधिक उपयुक्त है। विकास का अर्थ इसके बदलते परिप्रेक्ष्य के साथ परिवर्तित हो गया है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत और निर्भरता के सिद्धांत ने ऊपरी और बाहरी तौर पर विकास के तर्क का पालन किया है। हम विश्लेषण कर रहे हैं विकास का निम्न सिद्धांतों के आधार पर। इसमें से पहला है आधुनिकीकरण का सिद्धांत। दूसरा है विकास और अविकसितता का मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तीसरा है विकास पर नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य। चौथा है वैकल्पिक विकास। पांचवा है मानव विकास परिप्रेक्ष्य और छठा है विकास विरोधी परिप्रेक्ष्य। पहला है आधुनिकीकरण का सिद्धांत। 1950 और 1960 के दशक में आधुनिकीकरण के सिद्धांत ने अत्यधिक विकसित देशों में विकास की प्रक्रिया में सामान्यताओं की पहचान करने का प्रयास किया। यह एक द्वैतवादी विश्व दृष्टि पर आधारित है, जो आधुनिक जीवन शैली की तुलना में पारंपरिक जीवन शैली का और पश्चिमी संस्कृति की तुलना में स्वदेशी का विरोध करता है। आधुनिकीकरण सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि पूंजीवादी आर्थिक तंत्र के प्रयोग के माध्यम से तीसरी दुनिया में सामाजिक विकास हो सकता है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत ने एक प्रकार से लिखा कि अल्प विकसित देशों के लिए नियमावली कैसे विकसित की जाए। दूसरा है विकास और अविकसितता का मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। नव दूसरा है विकास और अविकसितता का मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादियों द्वारा, जिन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की पद्धति को नियोजित किया, इन दृष्टिकोणों ने विकास और अविकसितता की अवधारणाओं का उपयोग इस प्रकार किया जो आधुनिकीकरण सिद्धांतों के मूल नींव पर सवाल उठाते हैं। ऐतिहासिक रूप से विकसित दुनिया में आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों के अविकसित होने की प्रक्रिया द्वारा आवश्यक रूप से जुड़ी है। इस दृष्टिकोण से आधुनिकीकरण सिद्धांत साम्राज्यवादी प्रभुत्व के लिए एक विचारधारा प्रदान करता है। लेनिन, जो कि एक वैज्ञानिक है, उनका लेखन है पश्चिम में पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया को विश्वव्यापी साम्राज्यवादी विस्तार और
पूंजीवादी देशों और उपनिवेशों के बीच असमान आर्थिक संबंधों की स्थापना से जुड़ता है, लेकिन सभी निर्भरतावादी विचारक मार्क्सवादी नहीं हैं। साम्राज्यवादी के मार्क्सवादी सिद्धांत, जैसे कि लेनिन द्वारा व्याख्या की गई है, प्रमुख राज्य विस्तार और साम्राज्यवाद क्यों होता है इसकी व्याख्या करते हैं। दूसरी ओर निर्भरता के सिद्धांत अविकसितता और साम्राज्यवाद के परिणामों की व्याख्या करता है। अविकसितता के सिद्धांत अनिवार्य रूप से निर्भरता के सिद्धांत क्या है। अब जानते हैं कि निर्भरता का सिद्धांत आखिर कहता क्या है। निर्भरता एक ऐतिहासिक स्थिति है जो विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देती है, जो पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण में निहित है। यह राष्ट्रीय विकास नीतियों पर बाहरी प्रभाव, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के संदर्भ में एक राज्य के आर्थिक विकास की व्याख्या है। मेनली जो कहते हैं, अविकसितता विकसित से भिन्न होती है। दूसरी स्थिति यानी अविकसित एक ऐसी स्थिति है जहां संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता। लेनिन विकसितता एक ऐसी अवस्था है जहां संसाधनों का सक्रिय रूप से इस प्रकार उपयोग किया जाता है जिससे केंद्र को लाभ होता है। आगे कहते हैं, गरीब देश प्रभुत्व के वैज्ञानिक परिवर्तनों की कमी के कारण गरीब नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कच्चे माल के उत्पादकों के रूप में यूरोपीय आर्थिक प्रणालियों में बलपूर्वक शामिल किए गए हैं। यह दृष्टिकोण कम विकसित देशों के अविकसित होने को इस तथ्य के परिणाम के रूप में देखता है कि विकसित अमीर देश अविकसित की तुलना में प्रभुत्व और साम्राज्यवादी दावेदारी रखते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है विकास पर नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य। ज्ञानोदय के साथ पश्चिम में 19वीं सदी में उदारवाद का विकास हुई। एक विचारधारा के रूप में इसने दुनिया की इतिहास को आकार दिया है। उदारवाद समाजवाद और राजनीतिक निरपेक्षता के विरोध में खड़ा हो गया है और स्व विनियमन के बाजार सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है। नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधार, अविनियमन, उदारीकरण और निजीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी ने सरकार की भूमिका को पीछे खदेड़ दिया है और बाजार की शक्तियों के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया है। विकास बाजार द्वारा संचालित वृद्धि है और विकास के लिए एक सांख्यिकीविद दृष्टिकोण से दूर है। तदनुसार नव उदारवाद एक विकास विरोधी परिप्रेक्ष्य है, लक्ष्यों के संदर्भ में नहीं बल्कि साधनों के संदर्भ में है। चौथा है वैकल्पिक विकास। इसे जमीनी स्तर या लोकप्रिय विकास और भागीदारी सहभागी विकास के रूप में देखा गया। वैकल्पिक विकास मुख्यधारा की विकास की आलोचना है और वैकल्पिक प्रस्तावों, प्रथाओं और कार्य प्रणाली की एक श्रृंखला प्रदान करता है। विकल्प को राज्य और बाजार के संबंध में विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ विकास समाज द्वारा संचालित होना चाहिए। यह वैकल्पिक विकास प्रतिमान स्थानीय विकास से संबंधित होता है। वैकल्पिक आमतौर पर 3 क्षेत्रों, घटकों, विधियों और उद्देश्यों या विकास के मूल्य को संदर्भित करता है। इस प्रकार वैकल्पिक विकास नीचे के स्तर का विकास है। यहाँ नीचे का अर्थ समुदाय और गैर सरकारी संगठनों दोनों से है। पांचवा है मानव विकास परिप्रेक्ष्य। मानव विकास के दृष्टिकोण के अनुसार विकास लोगों की चयन क्षमता का विस्तार है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1990 की अपनी मानव विकास रिपोर्ट में इस अवधारणा को पुनर्जीवित किया। महबूब उल हक ने इक्विटी, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के मानव विकास प्रतिमान का प्रस्ताव रखा। यह उत्पादकता का तत्व है जो इस प्रतिमान को वैकल्पिक विकास प्रतिमान से अलग करता है। मानव विकास दृष्टिकोण अब लिंग, राजनीतिक अधिकारों और पर्यावरण मामलों तक विस्तृत हो गया है।
विकास के नारीवादी सिद्धांतों ने लिंग संबंधों से जुड़े अतिरिक्त मुद्दों को उठाया, जैसे कि मताधिकार और निर्णय लेने से महिलाओं का बहिष्कार, संसाधनों, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा तक पहुंच में कमी। नारीवादियों ने विकास के घटक के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण का आह्वान किया। नारीवादी विकास सिद्धांत के विभिन्न रूप: विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास, और उत्तर आधुनिकता और विकास जैसे विभिन्न मामले से निपटते हैं। 6 है विकास विरोधी परिप्रेक्ष्य। विकास विरोधी और विकास के बाद के दृष्टिकोण विकास की दुविधाओं के लिए एक कट्टरपंथी प्रतिक्रिया के रूप में आए। ये इस विचार को नकारते हैं कि उत्तरी देशों के पास दक्षिणी के विकास और लोकतंत्र के प्रबंधन का अधिकार हो। उनके लिए विकास विनाशकारी और सत्तावादी है। विकास को सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, पश्चिमीकरण और समरूपता के रूप में खारिज कर दिया जाता है और यह पर्यावरण विनाश लाता है। यह न केवल इसके परिणामों के कारण बल्कि इसके इरादों, इसकी विश्व दृष्टि और मानसिकता के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है। इसका स्थानीय स्वायत्तता की वकालत करते हुए स्थानीय स्वायत्तता के लिए चिंतित है। इसका पारिस्थितिक मुक्ति आंदोलन के साथ एक संपर्क है और यह वैश्वीकरण का विरोध करता है। विकास विरोधी और वैश्वीकरण विरोधी एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं।